अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर डीजे कॉन्सेप्ट्स एकेडमी। आपको पता होगा कि जो आपकी एमडीकेट की टेस्ट होनी थी 16 अगस्त को, तो अभी वो पोस्टपोन हुई है और उसकी जो न्यू डेट आपने सुनी होगी कि 20 सितंबर है। तो ये आपके लिए एक और मौका है, चांस मिला है आपको कि आप अपनी स्टडी को और भी बेहतर करें और ये जो टाइम मिला है आपको उसको प्रॉपरली यूज़ करें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब थोड़ा टाइम का गैप मिल जाता है तो स्टूडेंट कुछ टाइम के लिए जो बुक्स हैं उनको बंद करके रख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि अभी आपको टाइम है कुछ एमडीकेट के टेस्ट के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम ऐसा करेंगे कि मतलब इतना डिटेल में तो नहीं हो पाएगा, थोड़े टाइम में कोशिश करेंगे कि जो की एमसीक्यूज़ हैं, मेजर एमसीक्यूज़ हैं, जिनकी हम समझते हैं कि ये आ सकते हैं, तो उनकी एक क्विक रिव्यू मैं कोशिश करूँगा कि इस शॉर्ट टाइम में आप तक पहुँचाऊँ। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैंने टॉपिक लिखी है वो है ट्रांसफार्मर। और आपको पता होगा कि ये ट्रांसफार्मर आपके रिड्यूस कोर्स में जो टॉपिक है, लास्ट वाली टॉपिक है, इसमें ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको एक फैराडे लॉ है, खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडे लॉ, लेंज़ लॉ, और फिर है ट्रांसफार्मर। फैराडे लॉ के अंदर उसकी एप्लीकेशन आ जाती है, जैसे सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एंड नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस which transform the electrical energy from one coil to another। आपको याद रखना चाहिए कि ये वो डिवाइस है जिसमें कोई भी एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ये एमसीक्यू आता है, द इन विच डिवाइस एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आए देखें, इसको लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts which transfer electrical energy from one coil or one circuit to an other coil। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी है कि इट इज अ डिवाइस which make use of mutual induction for stepping up or down in alternating current or voltages। ये दो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपको याद रखना है कि इस ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होते हैं। एक होता है प्राइमरी कॉइल और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल उसको कहते हैं जिसको हम इनपुट दें, और जहाँ से हम इनपुट लें उसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं।
ये जो दो कॉइल होते हैं वो फिज़िकली तो सेपरेट होते हैं, मगर मैग्नेटिकली वो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं। तो मतलब दो कॉइल मैग्नेटिकली लिंक टुगेदर बट फिजिकली दे आर एट ए सम डिस्टेंस, they are physically not connected or not in touch to each other. A transformer has two coils. One is called primary coil and other is called secondary coil. Suppose ये AC करंट है, ये जब इस प्राइमरी कॉइल में दाखिल होगा, इसमें से गुजरेगा, तो यहाँ पे EMF पैदा होगा जिसको हम EP लिखते हैं। E मीन्स EMF, P मीन्स इन प्राइमरी कॉइल। और ये आ गया दूसरा कॉइल, इसको हम मान लेते हैं कि ये है सेकेंडरी कॉइल। तो इससे हम आउटपुट हासिल करेंगे, इसको हम लिखेंगे ES मीन्स EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल। देखें ये दो फिजिकली सेपरेट हैं मगर मैग्नेटिकली लिंक है। ये इनपुट हो गया और यहाँ पे होगा आउटपुट, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in a primary coil is directly proportional to the change of rate of change of flux, change of magnetic flux in the coil, i.e. EMF of primary is proportional d phi upon dt। देन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, EP इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें, NP डेल फाई अपॉन डेल्टा T। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली द EMF इन सेकेंडरी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, द EMF induced in a secondary coil is ES directly proportional to rate of change of flux in the secondary, then ES is equal to NS डेल फाई अपॉन डेल्टा T। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इस जगह पे हम माइनस साइन भी देते हैं और वो माइनस साइन बताती है कि जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ नेगेटिव साइन भी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये आ गया ES अपॉन EP, नेगेटिव नेगेटिव ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, NS यहाँ पे आ गए। देखें डेल फाई अपॉन डेल्टा T इस जगह पे है, डेल फाई बाय डेल T यहाँ पे है, तो ये फाइनल आ जाएगा NS अपॉन ES अपॉन EP इज इक्वल टू N सब S N सब P। ये आ गया ट्रांसफार्मर का फार्मूला, इसको हम
ट्रांसफार्मर इक्वेशन भी कहते हैं, ट्रांसफार्मर इक्वेशन, और इसको हम कहते हैं टर्न रेशो। टर्न रेशो मैटर करता है बहुत, ईएमएफ पे जो है वो टर्न रेशो पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने ये थोड़ा पढ़ा कि ट्रांसफार्मर की इक्वेशन किस तरह बनती है। वो आपको फेराडे लॉ की तरफ जाना पड़ेगा कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से होता है। ये प्राइमरी कॉइल में जो ईएफ बना है वो वाला है, और ये सेकेंडरी वाला है। इक्वेशन 2 को आपने डिवाइड किया 1 से, तो ये आ गई ट्रांसफार्मर इक्वेशन। इसकी राइट साइड को हम कहते हैं टर्न रेशो। देखें, अगर ये टर्न रेशो बढ़ेगा तो ये जो ईएमएफ है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम तो ये आपने देखा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, और अब जो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है इसके एक दो एमसीक्यूज लिखते हैं, बाद में ट्रांसफार्मर के जो दो अक़साम है उन पे बात करेंगे। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैनी टाइम्स ये आपके एमडी के टेस्ट जो हुई हैं प्रीवियसली उनमें आया है। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन। प्यारे बच्चों, अभी ये आपने जो एमसीक्यू पढ़ा, तो ये जो हमने जहाँ तक डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर को, वो एमसीक्यू था। अभी देखें कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हैं दो। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मैं अगर आपको कहूं कि विच इज ट्रू फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसी एमसीक्यू में आप ट्रांसफार्मर को समझ सकेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उसके ये प्राइमरी टर्न जो है वो कॉइल के सेकेंडरी टर्न से कम होते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसके टर्न्स ज़्यादा हैं और प्राइमरी के टर्न्स कम है। इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ए ऑप्शन में एन ए से ग्रेटर दैन एन पी, और ई ए से ग्रेटर देन ई पी, आई ए से लेस देन आई पी, एफ ए से इज इक्वल टू एफ पी, और आप ई में लिख सकते हैं आल। ये जो मैंने लिखे हैं स्टेप अब ट्रांसफार्मर के लिए सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राइमरी टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी से, और आपने पढ़ा होगा कि जो ईएमएफ है वो होता है
प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। तो ईएमएफ क्यों बढ़ जाता है सेकेंडरी कॉइल में? वो इसलिए कि जो फ्लक्स करंट गुजरने की वजह से बनती है प्राइमरी कॉइल में, वो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर में से गुजर के ऑलमोस्ट आ जाती है सेकेंडरी कॉइल में। तो इसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स लिंकेज होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड फ्लक्स इन फाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि टर्न्स बढ़ने से जो सेकेंडरी कॉइल की फ्लक्स लिंकेज थी वो बढ़ गई, इसी वजह से सेकेंडरी ईएमएफ ज़्यादा हो गया प्राइमरी से। अच्छा, जो सी ऑप्शन है वो स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजिंग लगेगा कि भाई जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें करंट कैसे डिक्रीज होगा। एक्चुअली ये है कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि लॉन्गर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टेंस एंड स्मॉलर द करंट। तो वही बात है कि अगर टर्न्स कम होंगे तो ये जो एडी करंट है जो सर्कुलेटिंग करता हर टर्न में से फिर कोर में गुजर के दूसरी कोर की तरफ आता है, तो अगर टर्न्स थोड़े हैं तो हर टर्न में करंट ज़्यादा है। ठीक है, अगर वो ही करंट इंड्यूस करंट आ गया सेकेंडरी कॉइल में तो उसके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, तो उस करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और हर टर्न में करंट कम हो गया। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टर्न बढ़ने से सेकेंडरी जो कॉइल है उसकी लेंथ बढ़ गई, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया कि लॉन्गर द लेंथ ग्रेटर द रेजिस्टेंस स्मॉलर द करंट। तो ये आपको याद रखना है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीज द करंट, तभी उसका पावर सेम रहता है। और सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में जो करंट की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। तो ये मैक्सिमम 4 ऑप्शन थे जो मैंने एक साथ लिखे हैं। सेपरेटली यूँ भी आ सकता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस, तो आप कहेंगे वोल्टेज ए में लिखा है मैंने, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन है। ये जो मैंने एमसीक्यू लिखा है ये आइडियल केस में है। जब आइडियल ट्रांसफार्मर होता है तो उसके अगर वोल्टेज बढ़ते हैं तो उसी रेशो से करंट कम होता है, तभी पावर सेम रहता है। वैसे जनरली भी आए अगर आपके पास कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीज विच वन, तो वो डिक्रीज करेगा करंट को। ये मैंने कहा आपको कि ये आइडियल सिचुएशन है क्योंकि P = IV होता है। अगर उसमें वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो करंट कम होगा, तभी पावर सेम रहेगा। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की सिचुएशन है। वैसे अगर वो मेंशन नहीं है तो फिर भी यही ऑप्शन करेक्ट होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिक्रीज इन करंट, क्योंकि उसके सेकेंडरी टर्न ज़्यादा है, उसकी सेकेंडरी लेंथ बढ़ जाती है, तभी वो सेकेंडरी करंट को डिक्रीज करता है और उसी रेशो से सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। तो उसका पावर इन और पावर आउटपुट जो है वो सेम रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अभी आए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये एक्चुअली गेट स्टेशन से जब ऐसी करंट निकलता है तो उसको बूस्टअप करता है,
वहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्म लगाया जाता है। और दूसरा आपके घरों में जिसको आप स्टेबलाइज़र कहते हैं, तो स्टेबलाइज़र भी एग्जाम्पल है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। देखिए, जब समर सीज़न होती है और घर घर में एसी चलती है तो पावर का लॉस होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ 220 के बजाय 210 या फिर 200 वोल्टेज आते हैं और एसी या अदर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो ट्रिप हो जाते हैं। तो फिर हम ये करते हैं कि भाई स्टेबलाइज़र लेके आए ताकि वो जो डिक्रीज़ हुए हैं वोल्टेज, पावर लॉस हुआ है, तो उसको मेंटेन करता है। तो उसमें दो आपने देखे होंगे कि ये स्केल होते हैं, एक पे लिखा होता है इनपुट और दूसरे पे होता है आउटपुट। इनपुट में तो वही आएगा जो लॉस होके आया है, सपोज 210 आया है। आउटपुट में देखेंगे कि वो 210 की बजाय 220 हो गया है। तो ये स्टेबलाइज़र जो है वो एग्जाम्पल है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है, मतलब ये हुआ कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पज एज वेल। अभी है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके आप जिस तरह स्टेप अप के 4 ऑप्शन लिखे हैं तो ये इन्वर्स करते जाएं। स्टेप जो डाउन होगा तो उसका क्या होगा कि उसकी प्राइमरी जो टर्न है कॉइल में वो ज़्यादा होंगे और जो सेकेंडरी टर्न है वो कम होगी। ये आ गया सेकेंडरी टर्न इसके प्राइमरी से कम है। ये फिजिकली तो दो कॉइल सेपरेट है मगर ये मैग्नेटिकली आपस में मिले हुए हैं, लिंक्ड हैं। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है प्राइमरी में वो सेकेंडरी तक पहुंच जाती है, और जब सेकेंडरी में आएगी तो यहाँ पे फ्लक्स तो ऑलमोस्ट आ जाती है, थोड़ी ज़्यादा लॉस होती है। वो एक होता है एडी लॉस और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस, उस पे हम बाद में बात करते हैं। मगर ऑलमोस्ट आ जाती है तो वो प्राइमरी वाली फ्लक्स तो यहाँ पे आ गई, मगर सेकेंडरी टर्न्स कम होने की वजह से सेकेंडरी फ्लक्स लिंकेज कम है, तभी ईएमएफ कम हो गया है। तो ईएमएफ टोटली डिपेंड करता है फ्लक्स लिंकेज पे, और फ्लक्स लिंकेज है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड फ्लक्स। तो फ्लक्स तो प्राइमरी में जो थी वो आ गई सेकेंडरी में, मगर सेकेंडरी के टर्न कम होने की वजह से फ्लक्स लिंकेज डिक्रीज हो गई, जिससे सेकेंडरी ईएमएफ डिक्रीज हुआ। तो ये क्या होगा, इसमें एनएस जो है वो लेस है एनपी से, ये वाले ऑप्शन आप इन्वर्स करते जाएं। ईएस जो है वो भी लेस होगा ईपी से। ईएस मीन्स ईएमएफ इन सेकेंडरी, ईपी मीन्स ईएमएफ इन प्राइमरी। और जो करंट है वो करंट को बढ़ाता है। आई एस ग्रेटर देन आई पी, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ये आल कर ले, ये इसमें करेक्ट है। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी आपको अगर सेपरेट आए इन आइडियल ट्रांसफार्मर, in ideal step down transformer, step down transformer, which one increases, कौन सा पैरामीटर इंक्रीज होता है? इन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच वन इंक्रीजेस। तो देखें ये करंट को इंक्रीज करेगा। करंट ज़्यादा लेंथ में से गुजर के थोड़ी लेंथ में आ गया। स्मॉलर द लेंथ है, स्मॉलर द रेजिस्टेंस, ग्रेटर द करंट। तो यहाँ पे ज़्यादा टर्न थे इस कॉइल में, तो हर टर्न में जो करंट था वो कम था,
मगर प्राइमरी के टर्न कम होने की वजह से लेंथ कम हो गई। स्मॉलर द लेंथ स्मॉलर द रेजिस्टेंस ग्रेटर द करंट। तो ये इंक्रीज करता है इन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विच वन इंक्रीजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है करंट। वोल्टेज वैसे डिक्रीज होगा, पावर सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो ये डिक्रीज करेगा किसको? करंट। ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन एमसीक्यू ज़्यादातर आता है वो ये है कि विच वन रिमेन सेम इन ट्रांसफार्मर। कौन सी चीज़ ट्रांसफार्मर में सेम रहती है? एक तो आपको अगर बीसी क्यू आता है तो हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल मीन्स वोल्टेज, सी में करंट, और डी में हम पावर भी लिखते हैं। मगर इसमें जो वैसे तो दो करेक्ट हैं, फ्रीक्वेंसी और पावर। मगर पावर तब हम कह सकते हैं कि सेम होगा जब जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि इफ ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट देन विच वन रिमेन सेम, तो फिर होगा फ्रीक्वेंसी एंड पावर। मगर ये जनरल है, इसमें ये नहीं मैंने लिखा कि ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट है। तो इसका बीसीक्यू जो बनेगा बेस्ट चॉइस क्वेश्चन वो फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगर आपको इस तरह आए कि इफ ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट देन आप दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। इफ ट्रांसफार्मर is 100% efficient, then which one remain same। तो फिर कौन सा पैरामीटर सेम रहेगा? तो इस एमसीक्यू और पहले वाले में डिफरेंस है। अभी आप इसमें ये करेंगे कि फ्रीक्वेंसी, पावर, बोथ ए एंड बी, ये करेंगे। एक और चीज, द फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन frequency of transformers, frequency of transformers used in Pakistan is, जो पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? प्यारे बच्चों, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपको याद हो तो सिर्फ 5 सेकंड्स लगेंगे आपको फिल करने में। कोई फार्मूला नहीं लगाना, कांस्टेंट वैल्यू है और वो है 50 हर्ट्ज़। ये पाकिस्तान के लिए फिक्स है। और 50 हर्ट्ज़ की जगह पे कुछ बुक्स में यूँ भी आता है 50 CPS है। CPS का मतलब है साइकिल पर सेकंड, तो आप ये दोनों कर सकते हैं बोथ। और दूसरा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, हाउ मेनी टाइम्स डज AC change its direction
पर सेकंड, 50 टाइम्स है, बी में 100 टाइम्स है, सी में 2 टाइम्स है। तो अगर आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा तो आप वही करेंगे जो मैंने आपको 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी बताई है, मगर याद रखिए कि इसका आंसर है 100 टाइम्स। वो कैसे कि देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, ये 1 हर्ट्ज है, तो करंट ने 2 मरतबा डायरेक्शन अपना चेंज किया है। अगर 2 हर्ट्ज होती तो ये 4 मरतबा डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो अल्टीमेटली वो 100 टाइम अपना करंट जो है डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे। और आपको ये याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं विच सेवरल सेकेंडरीज, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी ट्रांसफार्मर हैं जिनके प्राइमरी टर्न तो सेम है, मगर सेकेंडरी जो टर्न है वो एक जैसे नहीं है। वो एक से ज़्यादा सेकेंडरी टर्न वाला ट्रांसफार्मर है। तो वो यूज़ होता है रेडियो एंड टीवी सर्किट में, क्योंकि रेडियो एंड टीवी सर्किट को मुख्तलिफ कंपोनेंट से वो बना हुआ होता है और हर जगह पे सेम पोटेंशियल नहीं चाहिए होता। तो वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसमें से एक से ज़्यादा सेकेंडरी टर्न्स होते हैं, वो अकॉर्डिंगली वर्क करता है कि किस जगह पे कितना पोटेंशियल चाहिए। आपको ये याद करना है कि ट्रांसफार्मर विद several secondaries used in radio and TV sets, TV circuits। एक और ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, जो कॉल बेल हम बाहर घर से लगाते हैं, रिंग होती है, कॉल बेल देता है कोई आता है तो उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है जो 220 वोल्ट को कम करके 3 वोल्ट बनाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि मैंने कहा आपको कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन, वो कॉल बेल जो हम बाहर से कोई आता है और प्रेस करता है तो रिंग बजती है, उसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वो 220 को रिड्यूस करता है 4 वोल्ट पे। तो एक ये आपको याद रखना है, मैंने मिस्टेकली पहले 3 वोल्ट बता दिए, तो ये आपको याद रखना है कि वो 3 नहीं बल्कि 4 वोल्ट है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कॉल बेल सर्किट रिड्यूसेस 220 टू 4 वोल्ट। एक तो ये हो गई बात कि ट्रांसफार्मर यूज्ड इन कॉल बेल सर्किट रिड्यूसेस 220 वोल्ट 4 वोल्ट। या फिर इस तरह भी आ सकता है कि कॉल बेल ऑपरेट एट विच वोल्टेजेस। तो ये लिख लेते हैं, कॉल बेल ऑपरेट एट अ potential of 2 volts, 20 volts, 4 volts। तो ये कांस्टेंट है आपके बुक में है 40 वोल्ट्स, ये याद करना है, और बेल पे वर्क करता है। और उसके बाद हम आते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉसेस हैं वो कितने हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई है और इट रेंज फ्राम 95% टू 99%।
ये हमारे सिंध टेक्स्ट बुक में जो वैल्यू है वो ये वाला है। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि ये ट्रांसफार्मर की टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल और 2 MCQ लिखे आए, तो उनको सॉल्व करें। ट्रांसफार्मर है 1000 प्राइमरी टर्न्स। उससे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ES अपान EP इज इक्वल टू NS अपान NP। तो हमें क्या मालूम करना है और क्या जो न्यूमेरिकल में दिया गया है, ये प्राइमरी टर्न से हमें मिले हुए हैं। NP वो 1000 है और एंड 500 सेकेंडरी टर्न से। सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न है वो 500 है और प्राइमरी में 1000 है। तो वैसे ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया क्योंकि इसके सेकेंडरी टर्न से कम है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो सेकेंडरी वोल्टेज का आंसर आएगा वो भी 220 से कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखें, अगर आप विदाउट सॉल्यूशन के ये करेंगे, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर ये आपको MCQ आए और देखें कि प्राइमरी टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी कम है, तो जो सेकेंडरी EMF आएगा वो भी प्राइमरी से कम आएगा। ये 220 है, ये 440 है, ये 550 है, तो इसका आंसर जो है वो 110 आना चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। आगे क्या है हमें, और हमें मिला हुआ है प्राइमरी पोटेंशियल जो है 220 वोल्ट। अभी मालूम करना है सेकेंडरी EMF। इसी फार्मूला पे आए, ES इज इक्वल टू EP NS अपान NP। वैल्यू रखें, EP का वैल्यू है 220 और NS जो है 500 है और जो NP है वो 1000 है। 500 की टेबल जो है वो 1000 पे लगाएं तो 2 मरतबा लगेगी, और 2 की जो टेबल है ये 1 1 और ये 0 आ गया, तो ES आ गया 110 वोल्ट। देखें, अगर सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से कम आता है तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।